Assalamu alaikum, dear students. So I welcome you back in my lecture 2 of your alternating current, in which I will only discuss questions because I have already discussed everything regarding alternating current in lecture 1. So question number first is the RMS value of potential difference V as shown in the figure is. तो ये RMS value based question है आपका. RMS value आपको निकालना है इसमें. You have to calculate RMS value. यहाँ पे दिया है. तो ग्राफ से आरएमएस वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है. तो अगर आप इस फंक्शन को देखोगे वोल्टेज वर्सेस टाइम, तो फॉर हाफ टाइम दैट्स t/2 इसका वैल्यू v0 है, फिर और अनदर हाफ के लिए जो इसका वैल्यू है दैट इज t/2 से t तक वो 0 है. तो इसमें आरएमएस वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको तरीका दिखाता हूँ, बहुत आसान है. देखिए क्या करना होता है इस ऐसे क्वेश्चन में कि आरएमएस वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, दैट्स रूट मीन स्क्वायर. हम क्या करते हैं, हम मीन स्क्वायर पहले ही निकालते हैं और लास्ट में रूट लेते हैं. जब भी ग्राफिकल क्वेश्चन ऐसा आए, तरीका ये है कि पहले मीन स्क्वायर निकालो, एवरेज स्क्वायर निकालो और लास्ट में रूट लो. कैसे करेंगे सर, देख लीजिए. आप जानते हैं दैट मीन वैल्यू जो होता है, तो मैं वो ई बार से दिखाऊंगा. दैट मीन वैल्यू इज इक्वल, आप जानते हैं वो इंटीग्रेशन ऑफ ईडीटी डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीटी, जो हम लेक्चर 1 में आज डिस्कस कर चुके हैं. तो अब आप देख लीजिए ये मीन और मैं इसको स्क्वायर करता हूं, तो मीन स्क्वायर, तो ये आ गया मीन स्क्वायर. अब मीन स्क्वायर वैल्यू आ चुका है, तो मीन भी लिया, तो बार मैंने दिखाया, तो मीन मैंने ले लिया और साथ में स्क्वायर कर दिया. तो फ्रॉम जीरो टू दैट जीरो टू इसको ब्रेक करके लिखेंगे. देख लीजिए आप, अगर आप देखोगे कंप्लीट साइकिल के लिए आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट होता है, तो आधे साइकिल के लिए, तो मैं इसको इंटीग्रेशन को ब्रेक करने जा रहा हूं. इट इज 0 to t/2, 0 to t/2 वैल्यू जो है वो v0 है dt प्लस, अगर आप देखोगे फिर यहां से यहां तक इंटीग्रेशन दैट इज t/2 to 0, जो वैल्यू है वो 0 dt है डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt. इंटीग्रेशन ऑफ dt जो है फ्रॉम 0 to t कंप्लीट साइकिल. ऊपर मैंने ब्रेक किया, कंप्लीट साइकिल मैंने ब्रेक किया इसको. अब आप देख लीजिए, तो ये तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तो 0 हो गया. तो मीन और स्क्वायर का वैल्यू जो है, अब आप देख लीजिए ये हो जाएगा, चूंकि स्क्वायर है बच्चे तो v0 स्क्वायर आ जाएगा. तो v0 स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है, ग्राफ में दिख रहा है. इंटीग्रेशन ऑफ dt होता है t फ्रॉम 0 to t/2 डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt होता है t फ्रॉम 0 to t. अब आप देखेंगे ऊपर आ गया v0 स्क्वायर इंटू t/2, अपर लिमिट दे दी, माइनस लोअर लिमिट 0 देने की जरूरत नहीं, नीचे लिमिट है t कट जाएगा. तो आपका ई बार स्क्वायर जो है, मीन बार स्क्वायर जो है वो आएगा v0 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स. लास्ट दोनों साइड रूट लीजिए, तो आपका ERMS लेगा, ERMS मिलेगा यहां से, तो वो आ जाएगा v0 डिवाइड बाय रूट 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ये आपका v0 बाई रूट 2, ये इसका राइट आंसर है. तो ऐसे क्वेश्चंस में हम हमेशा मीन और स्क्वायर का जो पहले वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और लास्ट में टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स यू कैन कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ बच्चों को जबानी याद होता है, v0 बाई रूट 2 इस क्वेश्चन का आंसर है. अब ये है इसमें थोड़ा ज्यादा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, आरएमएस वैल्यू बेस्ड. तो वही है वोल्टेज टाइम ग्राफ फॉर द ट्रायंगुलर वेव फॉर्म. तो ये ट्रायंगुलर वेव फॉर्म था. From having peak value v0 is as shown the figure. The RMS value v in time interval. तो हमें RMS value इतने टाइम इंटरवल में निकालना है, 0 to t/4, मतलब हमें यहाँ तक जाना है, 0 to t/4 तक RMS वैल्यू निकालना है. अब सर यहाँ RMS वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, वहाँ तो कम से कम आपको पता था यहाँ v0 वैल्यू है फॉर सम टाइम और फिर यहाँ 0 वैल्यू है फिर हाफ टाइम. तो यहाँ पे तो वैल्यू भी नहीं है क्योंकि ये ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है. ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, दैट इज व्हाट मेक्स इट इंपॉर्टेंट. अगर आप देखोगे 0 to t/4 तक ही हमें, तो मतलब इतने पोर्शन का हमें आरएमएस वैल्यू निकालना है. तो अगर आप देखोगे ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मैथमेटिक्स में y = mx होता है. स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y = mx, और यहाँ पे तो ये v वर्सेस टाइम है, तो मैं लिखूंगा v = m मल्टीप्लाइड बाय x दैट इज t, क्योंकि इस एक्सिस पे जो आपका वो है टाइम t. अब आप मुझे बोलिए m हो गया स्लोप मल्टीप्लाइड बाय t, तो मैं लिखूंगा v = स्लोप, m इज स्लोप ऑफ द ग्राफ, क्योंकि y = mx में m स्लोप होता है. और स्लोप कैसे निकालेंगे, तो स्लोप होता है tan ऑफ थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस. अगर आप परपेंडिकुलर देखोगे वो v0 है और बेस जो है वो t/4 है. तो मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर इज v0, तो मैं m का वैल्यू अलग से निकाल के रखूं. फिलहाल इक्वेशन v = mt ही रखते हैं. m का वैल्यू मैं अलग से निकाल के रखता हूं. m इज स्लोप एंड स्लोप इज परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर आपका v0 है और बेस जो है आपका वो t/4 है, तो ये 4v0 बाई t, मैंने स्लोप भी निकाल के रखा. तो अब जो है फिलहाल मैं v कैरी करूंगा अपनी इक्वेशन में. तो आरएमएस वैल्यू चाहिए, तो मैं पहले मीन स्क्वायर निकालता हूं, जो मैंने उस क्वेश्चन में भी यूज किया. तो मीन स्क्वायर मैं निकालता हूं एंड इट इज इक्वल, it is integration from of edt
डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt, क्योंकि हम स्क्वायर लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। और टाइम जो है फिलहाल मैं लिखता हूँ 0 to t, यहाँ पे भी लिखता हूँ 0 to t, लास्ट में हमें पता है t जो है वो t/4 के बराबर है। फिलहाल ये हो गया e स्क्वायर बार, ये ई बार स्क्वायर इज इक्वल, अब जो ई का वैल्यू है, ई का वैल्यू जो है वो तो v है ना, ई का वैल्यू अब v है, v इज इक्वल एम टी, तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ इट इज एम स्क्वायर टी स्क्वायर डी टी फ्रॉम 0 to t डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी तो फिलहाल t होता है फ्रॉम 0 to t। अब इसको थोड़ा आगे खींच लेते हैं हम, एम स्क्वायर तो बाहर आएगा, कंस्टेंट है, एम स्क्वायर स्लोप जो है वो बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर होता है t³/3, तो ये t³/3 आएगा फ्रॉम 0 to t डिवाइडेड बाय नीचे आएगा t-0 दैट इज t। तो अब आप लिख सकते हो इट इज एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, ऊपर आएगा t³ डिवाइड बाई t, तो m स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। अब जो है अब हमारे पास e बार स्क्वायर आ चुका है, अब हम टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, फिलहाल मैं लिखूंगा अनदर स्लाइड में, दैट्स e बार स्क्वायर इज इक्वल m स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 टेकिंग रूट, तो ये ERMS आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा एम टी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 3। अब हम वैल्यू ड्रॉप करेंगे m का, अगर आप स्लोप देखेंगे मैंने निकाल के रखा है, इट इज 4v0/t, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इट इज 4v0 डिवाइडेड बाई t, √3 तो है ही वहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाई t, और t जो है आपका टाइम पीरियड जो है क्वेश्चन में आप देखिए टाइम पीरियड आपका जो है 0 to t/4, तो फाइनल टाइम आ जाएगा t/4, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इट इज t डिवाइडेड बाई 4, 4 निकल जाएगा, t निकल जाएगा, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन is v0/√3 is the RMS value. This is again a very important question. v0/√3 is the right answer of this question. तो कहीं पे वहीं से आपको वैल्यू, आपको ग्राफ देख के पता चलता है, कहीं पे आपको इक्वेशन डिजाइन करके निकालना पड़ता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वो क्वेश्चन तो सब बच्चों को पता होता है, बट इसमें थोड़ा सा जो है आपको मेहनत करने की जरूरत है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, इन द गिवन फिगर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दैट्स एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी एंड एक्सी इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगर आप देखोगे तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो प्लेस होती है जहां पे एक्सएल एक्सी के बराबर होता है, एक्सएल एक्सी के बराबर है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप देखोगे ये आपका जो है, ये आपका एक्सएल है, ये आपका एक्सी है वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, तो अगर आप देखोगे इस पोजीशन पे, आर की पोजीशन पे एक्सएल और एक्सी बराबर है, क्योंकि अगर आप देखोगे इससे पहले जो है इसका वैल्यू ज्यादा, ये कहीं और है, तो इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज है इन पोजिशन पे, सिर्फ यहाँ पे ऐसा लग रहा है आर पे जितना एक्सएल का वैल्यू है उतना, क्योंकि यहाँ जितनी दूरी है उतनी दूरी यहाँ पे है, तो ये जो है ये पोजीशन एक्सएल इज इक्वल एक्स आर के लिए परफेक्ट है, तो आर पे एक्सएल एक्स आर के एक्सी के जो है वो बराबर है। उसके बाद जो है ये क्वेश्चन है, इन एन ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज क्यू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे पास एक एलसी ऑसिलेटिंग सर्किट है, एलसी ऑसिलेटिंग सर्किट जो होता है ना, एलसी ऑसिलेटिंग सर्किट होता है मतलब आपके पास एक एल और आपके पास एक सी सर्किट होता है, ऐसे एलसी सर्किट कहते हैं। पहले अगर ये स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी, तो फिर ये लॉस करना स्टार्ट करके तो ये गेन करता है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे चलता रहता है। तो ये अपनी एनर्जी इसको देता है, पहले ये डिस्चार्ज होता है, सारा मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इसमें पंप कर देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये वापस कर देता है, और इसको हम बोलते हैं एलसी ऑसिलेशंस। तो एलसी ऑसिलेशंस कहते हैं, इनका अपना टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी होती है। तो इन एन ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट, तो जिसमें एनर्जी ऑसिलेट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज क्यू। मतलब आपके पास जो कैपेसिटर है उस पर मैक्सिमम चार्ज जो है वो क्यू है, द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज क्यू। द चार्ज ऑन द कैपेसिटर व्हेन द एनर्जी इज स्टोर्ड इक्वली बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। आप मुझे बोलो, तो इनिशियली सारी एनर्जी इसमें है, इनिशियली सारी एनर्जी इसमें है, आप बोल रहा है अब आपने जब इसको इसके साथ कनेक्ट करके एनर्जी जो है अब यहाँ से लीक आउट होना स्टार्ट हुआ और उसमें गेन होना स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम पे इस पे आप चार्ज बोलो जिस टाइम पे इनमें एनर्जी बराबर की हुई। पहले सारी एनर्जी कैपेसिटर में थी, चार्ज क्यों था, फिर जब आपने इंडक्टर के साथ कनेक्ट किया तो इसने एनर्जी लॉस करना स्टार्ट करके इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी जो है बढ़ना स्टार्ट हो गया इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एक समय तो ऐसा होगा ना जब आधी एनर्जी अब कैपेसिटर के पास बची होगी और आधी इंडक्टर के पास होगी, उस वक्त बोल रहा है कैपेसिटर पे कितना चार्ज है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सोल्यूशन जो है बड़ा आसान, अगर आपका दिमाग चल रहा है, अगर आपके लॉजिक्स अच्छे हैं, तो उस स्टेज पे अगर आप देखोगे, मान लो एनर्जी जो स्टोर होती है कैपेसिटर में, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है Q²/2c, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा चुका हूं, या हाफ ऑफ CV² होता है, बट ये चार्ज की बात चल रही है इसलिए Q²/2c। तो उस वक्त जिस वक्त एनर्जी आधी आधी बढ़ चुकी है तो मैं लिखूंगा उस वक्त की एनर्जी Q'²/2c। सर Q' क्या है, ये उस वक्त का चार्ज है जब आधी एनर्जी कैपेसिटर में आधी इंडक्टर में है, तो मतलब आधी एनर्जी है टोटल की, टोटल एनर्जी कितनी थी Q²/2c। तो ये होता है एक स्मार्ट तरीका इस क्वेश्चन को करने का, मतलब जिस वक्त इस पे अब चार्ज रिड्यूस होकर Q' हो चुका है उस वक्त आधी
एनर्जी इसमें है, आधी एनर्जी इसमें है, तो मैंने लिखा जो ये एनर्जी क्यू डैश में है, तो ये आधी, ये जो एनर्जी है ये आधी होगी ना इनिशियल की। इनिशियल क्या थी? तो क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो अब आप देख लीजिए 2c निकल जाएगा, 2c निकल जाएगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, तो क्यू डैश हो जाएगा क्यू बाई रूट 2 शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यू बाई रूट 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। तो ये है वो तरीका जिससे आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। फिर से एक बार बोलो, इनिशियली चार्ज क्यों था? सारी एनर्जी कैपेसिटर में थी, फिर इसने लीक करना स्टार्ट किया। एक समय ऐसा आएगा जिस वक्त इसकी और इसकी एनर्जी आधी आधी होगी, है ना, आधी आधी बढ़ जाएगी, तो उस वक्त मैंने माना कैपेसिटर पे चार्ज क्यू डैश है, तो उस वक्त एनर्जी कैपेसिटर पे कितनी? क्यू डैश स्क्वायर बाई 2c। ये है ना आधी किसकी? टोटल की, क्योंकि आधी मैग्नेटिक फील्ड में है, आधी इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर वो करंट पूछता तो मैं इंडक्टर की एनर्जी के साथ स्टोर करता, हाफ ऑफ Li स्क्वायर में इसको कन्वर्ट कर देता, बट वो चार्ज पूछ रहा है तो क्यू डैश इज इक्वल क्यू बाई रूट 2। एक दो बार इस वीडियो में इस क्वेश्चन को देख लो, आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन लगेगा। उसके बाद ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी C चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस V1। तो आपके पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस जो है वो C है, और आपने इसको चार्ज किया टू पोटेंशियल V1। इफ द प्लेट्स ऑफ द कंडेंसर आर देन कनेक्टेड टू एन आइडियल इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L। अब आपने इसको एक आइडियल इंडक्टर के साथ जो है जिसकी इंडक्टेंस L है उसके साथ कनेक्ट किया। द करंट थ्रू द इंडक्टर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स बिकम्स V2। अब जो है इसका पोटेंशियल V1 से V2 पे चेंज हुआ, फॉल हुआ, तो अब उस वक्त जो इसमें करंट चलेगी इंडक्टर में वो कितनी है, हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, तो हुआ क्या है? हुआ ये है इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट है कि कैपेसिटर ने लॉस किया एनर्जी, क्योंकि जब जैसे आप इंडक्टर के साथ कनेक्ट करोगे तो ये लॉस करना एनर्जी स्टार्ट करेगा और ये गेन करेगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका लॉस जो है इसके गेन के बराबर है, ये इसका सिंपल लॉजिक है। तो सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज लॉस ऑफ एनर्जी इन कैपेसिटर। लॉस क्या है? इनिशियली एनर्जी था हाफ ऑफ CV1 स्क्वायर, क्योंकि कैपेसिटर का एनर्जी हाफ ऑफ CV स्क्वायर भी होता है, क्यू स्क्वायर बाई 2c। उसमें क्यू चाहिए था तो क्यू में किया, इसमें CV में आंसर चाहिए तो CV किया। तो इनिशियल एनर्जी हाफ ऑफ CV स्क्वायर था और फाइनली पोटेंशियल हो गया V2 स्क्वायर, तो हाफ ऑफ CV2 स्क्वायर। तो इनिशियल एनर्जी ज्यादा था, फाइनल कम था, दैट्स वाई डिफरेंस लिया, इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि इनिशियली पूरी एनर्जी इसके पास थी और फिर कनेक्ट करके इसने लॉस कर दिया। फाइनल एनर्जी इसके पास हाफ ऑफ CV2 स्क्वायर होगी, इज इक्वल टू वो हुआ द गेन इन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इन इंडक्टर, और इंडक्टर का एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला हाफ ऑफ Li स्क्वायर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। पहली फुर्सत में 1/2 तो लॉस इन कैपेसिटर इज गेन इन इंडक्टर। तो अब आप देख लीजिए, आपको I चाहिए, तो यहाँ C कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई L आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा I का रूट, तो इस पे टोटल आ जाएगा 1/2। अब आप ऑप्शन मिला के देखिए, तो ये हुआ C V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर डिवाइड बाई L रूट 1/2। सो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो अगर आपको ये चीजें पता है कि लॉस इन एनर्जी इन कैपेसिटर इज इक्वल टू इट इज गेन इन इंडक्टर। सो दिस इज हाउ टू फिनिश दिस क्वेश्चन। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे तरीके इसको सॉल्व करने के, लंबे तरीके, बट एंट्रेंस मीन स्पीड एंड एफिशिएंसी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद इन इलेक्ट्रिकल सर्किट LCR सर्किट है एंड एन AC वोल्टेज सोर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। LCR सीरीज में है। व्हेन L इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट, तो एक्चुअली आपके पास एक LCR सर्किट है जो आप जानते हैं, ये हो गया L, ये हो गया आपका C, ये हो गया R। तो ये LCR सर्किट है कनेक्टेड टू एन AC सोर्स, तो LCR जब आपने कनेक्ट किया AC सोर्स के साथ, फिर बोल रहा है व्हेन L इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब L हम सर्किट से रिमूव करते हैं, व्हेन L इज रिमूव्ड, मान लीजिए आपने इसने L निकाल दिया, रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट, द फेज डिफरेंस एंड द वोल्टेज, द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट इन द सर्किट becomes pi/3. If in a state C is removed from the circuit, the phase difference becomes again pi/3, the power factor of the circuit. Most important question है बच्चे, मुझे इसका आंसर ज़बानी याद है। ऐसा नहीं कि मैंने ये क्वेश्चन डिजाइन किया ऐसा कि हर बच्चे को ज़बानी याद होना चाहिए इसका पावर फैक्टर 1 होता है। सर ऐसा क्यों? देख लो इधर, मैं आपको फेजर्स से जो अभी मैंने लेक्चर 1 में आपके साथ फेजर्स डिस्कस किए, तो आपको पता होना चाहिए अगर ये होता प्योर इंडक्टिव करंट ये है, VR ये है, देखो कहीं बदल नहीं रही चीजें, वही है जो मैं पीछे पढ़ा चुका हूं। अगर ये होता प्योर इंडक्टिव तो VL यहां से आता, VL यहां से आता, और अगर ये होता प्योर कैपेसिटिव तो VC यहां से आता। अब आप मुझे खुद बोलो, बोल रहा है व्हेन L इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट, जब आप L सर्किट से निकालोगे, बोलता है जब L हमने सर्किट से निकाला, तो मैंने L सर्किट से निकाल दिया, क्रॉस कर दिया, L निकाल दिया। व्हेन L इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट, द फेज डिफरेंस बिटवीन the voltage and current in the circuit is pi/3। अब वोल्टेज और करंट, क्योंकि अब आपका RC सर्किट है, द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट जो है अब वो pi/3 हो चुका है। तो यही तो मैंने पढ़ा है पीछे। अब करंट और EMF में जो आपका वोल्टेज डिफरेंस है वो pi/3 हो चुका है। जब ऐसा हो चुका है pi/3, जब ये निकाला आपने, तो यहाँ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से आप VC को नीचे शिफ्ट कर सकते हो, जो मैं लेक्चर 1 में पढ़ा चुका हूँ। तो मुझे बोलो आप tan of pi/3 जो है परपेंडिकुलर बाई बेस,
केस, तो ये हो गया VC डिवाइडेड बाय VR, VC डिवाइड बाय VR हो गया IXC डिवाइड बाय IR, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा XC डिवाइडेड बाय R, क्योंकि I कैंसिल आउट हुआ। tan ऑफ पाई बाई 3 180 बाई 3 होता है 60, tan ऑफ 60 होता है बच्चों √3, tan ऑफ 60 जो है आपका √3 होता है इज इक्वल XC डिवाइडेड बाय R। तो XC आपका जो है वो √3R हो चुका है, तो मैंने XC निकाला, तो ये हो गया पहला हिस्सा इस क्वेश्चन का। उसके बाद बोल रहा है अब हमने जो है इफ इंस्टेड ऑफ L C इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट फेज डिफरेंस अगेन बिकम्स पाई बाई 3। तो अब आपने ये निकाल के अब ऊपर की तरफ, अब जब ऊपर की तरफ मैं इसमें व्हाइट कलर यूज करूंगा, अब आपने इसको कैंसिल आउट किया, तो उस वक्त की डायग्राम, तो येलो से येलो काट के ये डायग्राम थी, अब आपने ये निकाला, बोलता है उस वक्त जो EMF है वो भी लीड कर रहा है पाई बाई 3 से, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है। तो अगर वो भी पाई बाई 3 से लीड कर रहा है तो VL इस वक्त यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो मुझे बोलो अगेन tan ऑफ पाई बाई 3, tan ऑफ पाई बाई 3 अगेन बच्चे मैं लिखूं यहाँ पे tan ऑफ पाई बाई 3 दैट इज tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल, तो यहाँ पे आ जाएगा ना XL बाय R, तो ये आ जाएगा XL डिवाइडेड बाय R, तो tan ऑफ 60 इज √3, तो XL भी हो गया बराबर √3R। अब मुझे बोलिए आप इस क्वेश्चन में XL XC के बराबर आया है ना, ये भी √3R है, वो भी √3R है। जब XL XC के बराबर होता है सर्किट रेजोनेंस में होता है, और जब सर्किट रेजोनेंस में होता है वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है, और जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है तो phi 0 है, cos 0 1 है, पावर फैक्टर 1 हो गया, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। अगर ये चीज़ आपको पता है तो ये पावर फैक्टर 1 है। तो अगर आपसे पूछ रहा है पावर फैक्टर, तो मैं आपको साथ में बोलूँ वो पूछ रहा है cos ऑफ थीटा, और आप याद रखो इस केस में 1 है। अगर वो पूछता है थीटा कितना है उस वक्त तो 0 है, क्योंकि VL VC के बराबर होगा, क्योंकि XL XC के बराबर है और ये प्योर रेजिस्टिव की तरह बिहेव करता है। सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वालिटी क्वेश्चन, जब भी ऐसे क्वेश्चन को देखो तो 1 सेकंड में रिएक्ट करो, जितना फेज डिफरेंस उससे चेंज हुआ उतना इससे हुआ, तो ये रेजोनेंस वाला सर्किट है, प्योर रेजिस्टिव की तरह बिहेव करेगा, एंड दिस शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद कॉइल ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस 31, तो आपके पास एक कॉइल है जिसका इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है दैट इज Z जो है वो 31 ओम है। इंडक्टिव रिएक्टेंस 31 हैज अ रेजिस्टेंस इसका जो है वो 8 ओम है। इट इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द कंडेंसर ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो X जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपको दिया है 25 ओम, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं सारा, ये लैंग्वेज है क्वेश्चन की। द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ 110 वोल्ट, आपने 110 वोल्ट के AC सोर्स के साथ इसको कनेक्ट किया, द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। तो आपको पता होना चाहिए ये सर्किट जो है ये आपका RC सर्किट है। तो RC सर्किट में बच्चे, RC सर्किट में मुझे बोलो, मैंने आपको पढ़ाया दैट cos ऑफ phi पावर फैक्टर होता है R/Z, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ लेक्चर 1 में, पावर फैक्टर होता है R/Z। अब मुझे बोलो ये RC सर्किट है, तो cos phi फेजर से भी निकाल सकते हैं, ये हो गया R/Z, Z हो जाएगा ना बराबर यहाँ पे, क्योंकि RC सर्किट है, RC सर्किट जो है फिर से आप देख लीजिए, अगर ये I है तो ये R हो गया, तो यहाँ की तरफ जो है ये XC हो गया, तो इसका Z जो है वो हम फेजर्स में पढ़ चुके हैं, ये हो गया R² प्लस XC², खेल खत्म। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इट इज R² प्लस XC का होल स्क्वायर। सो वी नो दिस थिंग, हम ये सारी चीजें जो है कॉइल ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस दिस एंड रेजिस्टेंस इज प्लेस्ड इन सीरीज, तो ये पूरा है कैपेसिटिव, यार मैं RC क्या बोल रहा हूँ, ये LCR सर्किट है। तो यहाँ पे जो है ये पूरा LCR सर्किट है, मैं गलत पढ़ रहा था बच्चे, इसमें Z दिया है, R दिया है, XC दिया है, इसमें कॉइल है इंडक्टिव रिएक्टेंस का, इतना रेजिस्टेंस, इतना प्लेस्ड इन सीरीज विद अ कंडेंसर, ये तो पूरा सर्किट है। तो cos phi इज R/Z, बट R/Z जो है, R/Z जो है, अब Z जो है ना वो आ जाएगा, आप मुझे बोलो देख लो, कॉइल ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस तो Z ज्यादा है, तो इंडक्टिव पार्ट ज्यादा है, इंडक्टिव पार्ट ज्यादा है, तो आपको पता है Z होता है इंडक्टिव LCR सर्किट का R² प्लस ये होता है बराबर, ये होता है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, XL माइनस, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस है बच्चे, मैं Z लिख गया तो बिल्कुल गलत है। तो R जो है यहाँ पे ये XL है, XL जो है आपका 31 ओम दिया गया है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है ओनली, ठीक है। तो XL दिया था, R दिया है, XC दिया है, V दिया है, आपको निकालना था पावर फैक्टर, पावर फैक्टर होता है R/Z, तो R ही है, Z चूंकि LCR सर्किट है, LCR में मैं आपको पीछे फॉर्मूला पढ़ा चुका हूं लेक्चर 1 में, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। R जो है आपका, R जो है वो 8 है डिवाइडेड बाय √, अब मुझे बोलिए आप R² हो गया 8², R² हो गया 8² प्लस XL माइनस XC, यहां देख लीजिए XL माइनस XC, XL माइनस XC 31 में से 25 तो होता है 6² होता है, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 64 प्लस 36, ये होता है √100 होता है 10, तो ये होता है 8 डिवाइडेड बाय 10, आंसर शुड बी 0.8, आंसर इसका जो है राइट आंसर है 0.8 जो है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये LCR सर्किट है, पावर फैक्टर पूछ रहा है, पावर फैक्टर R/Z है, Z में पीछे पढ़ा चुका हूं, फेजर से फिर से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बट इतना टाइम है नहीं आप कि इसमें भी वो पढ़ाऊं जो मैंने लेक्चर 1 में पढ़ाया, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इन अ सीरीज LCR सर्किट, R जो है वो 200 ओम है, सीरीज LCR सर्किट पूरा है, R जो है वो 200 ओम है, एंड द वोल्टेज एंड द सप्लाई ऑफ द मेन सप्लाई जो है वो 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज है। तो वोल्टेज जो है
मेन सप्लाई का वो 220 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी उसका जो है वो 50 हर्ट्ज के करीब है। उसके बाद ऑन टेकिंग आउट द कैपेसिटेंस फ्रॉम द सर्किट, देख लीजिए, ऑन टेकिंग द कैपेसिटेंस फ्रॉम द सर्किट द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 30, ऑन टेकिंग आउट द इंडक्टर फ्रॉम द सर्किट द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 30। तो बराबर फेज डिफरेंस आया, द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। तो अब आपको पता है ना, जब एक एलिमेंट निकालते हैं, एल निकालते हैं, उतना ही फेज डिफरेंस डेवलप हुआ, सी निकालते हैं उतना ही फेज डिफरेंस। ये प्योर रेजोनेंट सर्किट है, प्योर रेजिस्टिव की तरह बिहेव करता है और प्योर रेजिस्टिव सर्किट्स में पावर होता है बराबर आई स्क्वायर आर, या आप लिख सकते हो वी स्क्वायर बाय आर, चूंकि वोल्टेज दिया है तो उसमें वी स्क्वायर बाय आर के बराबर जो है पावर होता है बराबर, पावर हो गया बराबर वी स्क्वायर हो गया बच्चे आपका 220 इंटू 220 क्योंकि स्क्वायर है, डिवाइड बाय आर, रेजिस्टेंस दी है दैट इज 200, तो 0 कट जाएगा, ये हो गया 211 और 11 इंटू 22 जो है दैट इज 242 वाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बट बिलीव मी दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट आईआईटी का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी लॉजिक पे है जो मैंने भी बोला। ऊपर भी अब π/6 से फेज डिफरेंस डेवलप हुआ, नीचे भी π/6 से डिफरेंस हुआ। प्योर रेजोनेंट सर्किट है, प्योर रेजोनेंस के वक्त आपका फाई जो है वो 0 होता है, कॉस 0 होता है, 1 पावर फैक्टर 1 होता है, इसलिए पावर हो जाएगा ERMS IRMS। तो फिर आप जो है वोल्टेज इज इक्वल करंट इनटू रेजिस्टेंस के हिसाब से आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, दैट पावर इज इक्वल वी स्क्वायर बाय आर। ये तब वैलिड है ये फॉर्मूला जब ऐसी बात है कि सर्किट जो है प्योर रेजोनेंस में है और प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है, देन ओनली यू कैन यूज दिस अप्रोच। 242 वाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद आपका क्वेश्चन ये है, देख लीजिए, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, RMS वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। आपके पास एक करंट है और वो करंट है 3 + 8 साइन ऑफ 100t। हमसे क्या पूछा है, इज पासिंग थ्रू रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस 10 ओम है, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द करंट। देख लीजिए इफेक्टिव वैल्यू, अगर आपको याद होगा लेक्चर 1 में मैंने बोला RMS वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू। हमें इफेक्टिव वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट निकालना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब इफेक्टिव वैल्यू मतलब होता है RMS वैल्यू। इस क्वेश्चन में जो मेरा तरीका रहता है, पहले स्क्वायर करो, तो पहली फुर्सत में स्क्वायर निकाल दो, ठीक है। पहले इस फॉर्मूला को स्क्वायर कर दो, जैसे आपने इसको स्क्वायर किया तो ये बनेगा आई स्क्वायर। अब ये a + b का होल स्क्वायर बना, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया 9 + b स्क्वायर हो गया 64 साइन स्क्वायर 100t, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, 2 3 जा 6, 6 4 जा 6 8 जा 48 एंड देन साइन ऑफ 100t। ये हो गया पहले स्क्वायर। फिर उसके बाद दूसरी फुर्सत में मीन निकालिए, तो एवरेज करिए, तो एवरेज हर एक टर्म का निकालिए। अब आपको पता होना चाहिए, अब हम स्क्वायर और एवरेज पे आ चुके हैं। अब जो कंस्टेंट क्वांटिटी होती है, जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो कंस्टेंट होता है, उसका एवरेज वही वैल्यू रहता है जो है दैट इज 9 + 64 को कोई चेंज नहीं। बट आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर फंक्शन का, साइन स्क्वायर थीटा जो है, साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू 1/2 होता है, जबकि साइन थीटा का एवरेज जो है वो 0 होता है। तो याद रखना, साइन थीटा जो फंक्शन है इसका एवरेज जो होता है कंप्लीट साइकिल पे, एवरेज जो होता है वो 0 होता है, जबकि साइन स्क्वायर थीटा जो है उसका एवरेज होता है बराबर 1/2 के बराबर। ये मैं आपको इंटीग्रेशन से बचा रहा हूं, अगर ये चीजें पता है तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो साइन स्क्वायर फंक्शन का एवरेज वैल्यू जो है वो 1/2 होता है, जबकि साइन थीटा का एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल पे 0 होता है। तो ये हुआ 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये हुआ आई स्क्वायर बार, ये हुआ 41 टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, तो IRMS हो गया बराबर रूट ऑफ 41 शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रूट ऑफ 41 ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो आपको ये पता होना चाहिए, पहले हमने स्क्वायर किया, फिर मीन लिया और लास्ट में रूट ऑन बोथ साइड से हमारा आंसर आ गया। ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चंस और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन उस पे बेस्ड है। उसके बाद इन एन LCR सर्किट इफ L इज इक्वल दिस, R इज इक्वल दिस, तो L का वैल्यू जो है बच्चों वो दिया है 0.4 डिवाइडेड बाय पाई हेनरी दिया है, और R का वैल्यू दिया है 30 ओम। ए सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, तो वोल्टेज दिया है आपको 200 वोल्ट की एंड फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है कनेक्टेड टू द सर्किट। फाइंड इंपीडेंस एंड करंट इन द सर्किट। हमें इंपीडेंस और करंट निकालना है। तो अगर आप देखोगे L दिया है तो XL पहली फुर्सत में निकालो, वो हो गया ओमेगा L, ओमेगा हो गया 100 पाई क्योंकि फ्रीक्वेंसी 50 है। L जो है आप देख लीजिए ये 0.4 डिवाइडेड बाय पाई है, तो 0.4 डिवाइड बाय पाई निकल जाएगा, तो ये हो गया 40 ओम। तो अब एक रेजिस्टेंस 30 है और दूसरा 40 है, और ये अब LR सर्किट हो गया, और LR सर्किट में Z जो है वो होता है रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, जो हम पढ़ चुके हैं। फेजर्स भी बना सकते हो, हमने ये पढ़ा लेक्चर 1 में। R स्क्वायर आप अगर आप देखोगे वो हो गया 30 स्क्वायर प्लस XL आप निकाल चुके हो दैट इज 40 स्क्वायर, तो ये हो गया Z इज इक्वल 30 स्क्वायर हो गया 900, ये हो गया 40 स्क्वायर 1600, Z हो गया बराबर 2500 और 2500 का रूट होता है बच्चों 50 ओम आ गया, तो इंपीडेंस सर्किट का 50 आ गया। इंपीडेंस सर्किट का एक ही ऑप्शन है 50, फोर्थ ऑप्शन, बाकी करने की जरूरत ही नहीं। अगर इतना ही करना चाहोगे तब भी, बट करंट भी निकाल
निकाल देंगे। ऐसा नहीं है कि हमें करंट नहीं आता निकालना, करंट हमेशा पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस होता है। पोटेंशियल देख लीजिए 200 है और रेजिस्टेंस आ गया 50, 0 0 निकल गया, 5 4 जा 20, तो 4 एम्पियर का करंट, IRMS वैल्यू का करंट, ये आ गया ऑप्शन नंबर 4। तो ये होता है अगर आप फेजर्स प्लस जो सारे कंसेप्ट, क्योंकि LR सर्किट में अगर आप फेजर भी आप फिर से बनाओगे, मैंने बहुत फेजर्स बनाए, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ इंपीडेंस आएगा रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। इससे आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इन द सर्किट शोन ए 30 वोल्ट डीसी सोर्स गिव्स अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। तो पहले अपने डीसी सोर्स देख लो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। इन द सर्किट शोन द फिगर 30 वोल्ट डीसी सोर्स गिव्स अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। मतलब आपने डीसी सोर्स, एसी सोर्स की तो बात ही नहीं, पहले डीसी सोर्स कनेक्ट किया। जैसे बच्चे आप डीसी सोर्स कनेक्ट करोगे, मैंने क्या बोला था, डीसी सोर्स जैसे आपने कनेक्ट किया तो XL जो है ओमेगा L 2 पाई न्यू L, फ्रीक्वेंसी डीसी की 0 होती है। जब भी XL 0 होता है तो ये मक्खन की तरह इसको पास होने देगा, तो एक वायर की तरह बिहेव करेगा डीसी सोर्स के वक्त। जब ये वायर की तरह बिहेव करेगा डीसी सोर्स के वक्त, तो हम जानते हैं I हो गया बराबर V/R। I जो है उस वक्त जो करंट आया है वो 2 एम्पियर का आ गया। पोटेंशियल जो है वो आप 30 वोल्ट दे रहे हो, बोल रहे ना, आप बोल रहे हो दैट 30 वोल्ट डीसी, तो 30 वोल्ट डीसी, तो उस फुर्सत में R आ जाएगा। R हमारा आ गया है, R जो है वो 15 ओम आ गया हमारा। तो ये हमारा वैल्यू जो है इतना ये देके उसने आपको रेजिस्टेंस आपसे जो है निकलवाया। फिर बोलता है एज रिकॉर्डेड इन द एमीमीटर ए एंड 30 वोल्ट एसी सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज गिव्स अ करंट ऑफ। फिर आपने अब एसी सोर्स कनेक्ट किया, अब दूसरा भाग क्वेश्चन का स्टार्ट हो गया। अब जब एसी सोर्स आपने कनेक्ट किया और 30 वोल्ट का एसी कनेक्ट किया, तो हम आरएमएस में जाएंगे। तो हम जानते हैं दैट IRMS इज इक्वल टू इट इज VRMS डिवाइडेड बाय Z इंपीडेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट, क्योंकि अब ये इंपीडेंस ऑफर करेगा। तो मुझे बोलो अब IRMS वैल्यू जो है उसने दिया है कि वो 1.2 है, इज इक्वल टू VRMS, फिर से वो 30 ही दे रहा है, तो हमें Z इंपीडेंस सर्किट का मिलेगा। क्योंकि अब ये जो है वायर से नहीं, अब ये रेजिस्टर है और ये इंडक्टर है जो मैंने पीछे पढ़ाया। अब इंपीडेंस ऑफर्ड होगी 30 डिवाइड बाय 1.2, ये हो गया 300 डिवाइडेड बाय इट इज 12, 300 डिवाइड बाय 12, तो ये आएगा 25। तो Z आ गया 25 ओम। तो अब आपके पास जो है R आ चुका है, Z आ चुका है, बट हमसे वो पूछ रहा है XL कैलकुलेट करके दो। तो XL कौन सी बड़ी बात है कैलकुलेट करना, अगर आप इसका फेजर बनाओगे तब भी निकाल सकते हो, या अगर आप जानते हो दैट Z जो है वो होता है बराबर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। अभी पीछे क्वेश्चन किया, फेजर से भी डेवलप कर सकते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो बनेगा Z स्क्वायर इज इक्वल R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, Z स्क्वायर हो गया 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर हो गया 625, R स्क्वायर हो गया 15 का स्क्वायर होता है 225, यहाँ आएगा तो माइनस 225 हो गया। XL का स्क्वायर, तो XL हो गया आपका 400 और 400 का XL स्क्वायर हो गया 400 और XL का अगर आप रूट लोगे तो 20 ओम शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 20 ओम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पहले हिस्से में उसने डीसी कनेक्ट करके आपको R निकलवाया और दूसरे हिस्से में एसी कनेक्ट करके आपसे Z निकलवाया। फिर आप जानते हो LR सर्किट में इंपीडेंस होता है रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद an AC source of angular frequency omega is fed across a resistor R, तो and a capacitor C in series, the current registered is I। तो ये आपका जो है फिर से आप देख लीजिए, आपने एक AC सोर्स जिसका फ्रीक्वेंसी इतना है fed across R and C, तो RC सर्किट है, RC सर्किट है। तो मुझे बोलो अगर करंट I मिला, पोटेंशियल V था, तो यहाँ आना चाहिए फिर R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे मैं लिखूँ R स्क्वायर प्लस, क्योंकि कैपेसिटिव सर्किट है तो XC स्क्वायर, ठीक है, XC स्क्वायर, या मैं लिख सकता हूँ इट इज V डिवाइडेड बाय रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC होता है ना बराबर 1 बाय ओमेगा C का होल स्क्वायर। तो वही तो बोल रहा है, बोलता है एन AC सोर्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा हाँ इज फेड अक्रॉस अ रेजिस्टर एंड अ कैपेसिटर, तो मतलब RC सर्किट है इन सीरीज, द करंट रजिस्टर्ड एज I, उस वक्त करंट I, इफ नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज चेंज्ड टू ओमेगा बाय 3। अब आपने अगर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाय 3 की, बट मैग्नीट्यूड बट मेंटेनिंग द सेम वोल्टेज, मतलब V को कोई चेंज नहीं किया। अब आप देख लो, अब मैं फिर से लिखने जा रहा हूं, अब आपका जो है ओमेगा बाय 3 फ्रीक्वेंसी किया, वोल्टेज पे कोई चेंज नहीं, करंट इन द सर्किट इज फाउंड टू बी हाल्वड, तो ओमेगा 3 पे करने पे करंट हाल्वड है, तो मैं लिखूंगा I/2 इज इक्वल टू वोल्टेज पे कोई चेंज नहीं, रूट ऑफ मेरे बच्चे ये हो गया R स्क्वायर प्लस, ये देख लीजिए आप ओमेगा बाय 3, जब ये ओमेगा बाय 3 हो जाएगा, ओमेगा बाय 3 हो जाएगा बच्चे, तो मैं लिखूंगा 3 डिवाइडेड बाय ओमेगा C का होल स्क्वायर। तो मुझे बोलिए आप, ये हो जाएगा V डिवाइडेड बाय रूट ऑफ R स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर ये देख लीजिए 1 बाय ओमेगा C जो है का होल स्क्वायर XC है, तो ये 1 बाय ओमेगा C का होल स्क्वायर जो है वो XC है और 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा ना फिर 9 टाइम्स XC, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट हमारा डेवलप और ये हो गया इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे कैलकुलेशन में आपको कोई एरर नहीं होना चाहिए। देख लीजिए 1 बाय ओमेगा C का होल स्क्वायर जो है वो XC का स्क्वायर है, और यहाँ पे भी 1 बाय ओमेगा C का होल स्क्वायर XC स्क्वायर ही है, XC स्क्वायर ही है।
बट यहाँ पे आप 3 की वजह से 9xc² हो गया, तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। हमसे पूछ रहा है देन द रेशियो ऑफ रिएक्टेंस टू रेजिस्टेंस, मतलब हमें निकालना है XL/R, हमें कैलकुलेट करके देना है। तो हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से। जब हमने डिवाइड किया, आई पहली फुर्सत में निकाल दो, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला गया। दूसरी फुर्सत में अब आप क्या करो, ये मैं XC में ही रखना चाहूंगा, VV निकल जाएगा, और अब जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ बच्चे R² प्लस 9 टाइम्स XC² डिवाइडेड बाई रूट ऑफ R² प्लस XC²। होप आपको डिवीजन आता है। तो ये आ गया, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड से आ जाएगा 4, ऊपर बचेगा R² प्लस 9XC² डिवाइडेड बाय आ जाएगा R² प्लस XC²। ये हुआ 4 टाइम्स R² प्लस 4 टाइम्स XC² इज इक्वल R² प्लस 9 टाइम्स XC²। तो मुझे बोलो आप, ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो ये बनेगा 3R² इज इक्वल 9 में से 4 तो 5 XC²। तो मुझे बोलो आप XC/R का जो है 3/5 और फिर रूट, तो हमारा XC/R आ चुका है, XC/R आ चुका है रूट ऑफ 3/5 शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रूट ऑफ 3/5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आ गया इसका आंसर। तो अगर आपको इक्वेशंस पता है, चीजें पता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ऐड करेंगे। उसके बाद ये है द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीमीटर इन द फॉलोइंग फिगर विल बी रेस्पेक्टली। आपने वोल्टमीटर और एमीमीटर की रीडिंग निकालनी है, तो ये एक क्वेश्चन है जो बच्चों को डराता है। कुछ करने की जरूरत नहीं है बच्चे। अगर आप देखोगे XC जो है वो 4 ओम है और XL 4 ओम है। ये कब होता है? ये सर रेजोनेंस के वक्त होता है। XC जो है XL के बराबर है, और जब ऐसा होता है तो VL VC के बराबर है, और VL माइनस VC जो है 0। तो ये पोर्शन में जो आपका वोल्टमीटर है वो तो डायरेक्टली रीडिंग 0 देगा। रेजोनेंस के वक्त XL XC के बराबर, VL VC के बराबर, उनका डिफरेंस 0, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा। फिर हमें एमीमीटर की रीडिंग बोलनी है। अब इस सर्किट में देखो, आप 90 वोल्ट का सोर्स और रेजिस्टेंस R 45 है, तो करंट आ जाएगा 90 डिवाइड बाय 45, तो ये आ जाएगा 2 एम्पियर। तो आंसर शुड बी 0 एंड 2 एम्पियर। आंसर शुड बी 0 एंड 2 एम्पियर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो रेजोनेंस बेस्ड है। यहाँ पे रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 0 ये मेजर करेगा, जबकि अब करंट जो होगा वो पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस के हिसाब से 2 एम्पियर के करीब आ जाएगा। उसके बाद और एक क्वेश्चन है आपके पास, इन द फॉलोइंग सर्किट द वैल्यूज ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एट F = 0 एंड F = infinity एट F will be respectively। तो आपको पता होना चाहिए LCR सर्किट है। LCR सर्किट में XL हो गया बराबर 2 पाई न्यू L, है ना, 2 पाई न्यू L। XC हो गया बराबर 1/2 पाई न्यू C, जो हम लेक्चर 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इनिशियली बोलता है फ्रीक्वेंसी 0 है। अब मुझे बोलो, अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो ये 0 रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, बट ये इनफिनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। जब ये इनफिनाइट रेजिस्टेंस, तो कोई करंट नहीं चलेगी, तो फ्रीक्वेंसी 0 पे करंट चलेगी 0, फिर फ्रीक्वेंसी इनफिनाइट की। अब आपने ये इनफिनाइट किया, तो ये अब इनफिनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ये 0 प्रोवाइड करेगा। इनफिनाइट रेजिस्टेंस का मतलब इस वक्त भी ये जो है सर्किट ब्रेक करेगा, तो फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी पे भी करंट 0, तो पहले भी 0, बाद में भी 0। ऑप्शन इज दिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स हो तो आपको पता होना चाहिए, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ मैं पढ़ा चुका हूं, वो 0 से स्टार्ट करके लार्जर फ्रीक्वेंसीज पे भी 0 होता है। तो यहां पे भी बच्चे करंट 0 है, और जब लार्जर फ्रीक्वेंसीज, इनफिनाइट फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगे, तब भी आपका करंट 0 है। तो ग्राफ भी बोल रहा है, और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिसको आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उस वक्त आपका करंट जो है वो मैक्सिमम होता है। तो ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है। तो इनिशियली ये ब्लॉक कर देगा, और फाइनली ये ब्लॉक कर देगा। LCR सर्किट में दोनों फ्रीक्वेंसीज पे करंट 0 चलती है। फिर ये है बच्चे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट 2022 में बच्चों को बहुत तंग कर गया। 2022 में बहुत तंग कर गया, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है और ये सॉल्व नहीं होता है। तो LCR सर्किट कंटेनिंग 5 ओम इंडक्टर, तो ये 5 ओम इंडक्टर है, और 80 ओम कैपेसिटर है, 40 ओम रेजिस्टर है, इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट वेरिएबल frequency source as shown like this. The angular frequencies of the source at which power transfer to the circuit is half the power at the resonant frequency. तो half power frequencies are likely to be, तो मैंने पढ़ाया half power frequencies होता है बराबर R/L, अगर आपको याद होगा। तो बोलता है उस वक्त जो है वो जो frequencies जो होंगी half power frequencies, जिसको मैंने पढ़ाया आपको पीछे, that ω2 - ω1 होता है बराबर R/L। तो R कितना है यहाँ पे, अगर आप देखोगे R जो है आपका, देख लीजिए R जो है वो 40 है। L कितना है बच्चों, L जो है इंडक्टर जो है वो 5 है। 5 8s of 40, 5 8s of 40, मतलब हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस 8 आना चाहिए। ये स्मार्ट तरीका इस क्वेश्चन करने में। आपको 2 फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, अगर आप निकालने बैठे 2 पेज पे करना पड़ेगा, तब भी आंसर जो है बच्चों से नहीं हुआ। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन में उन्होंने जो है ऐड कर दिया पिछले साल। बट अगर बच्चा ये जानता था कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस होता है R/L, और वो आता है 8 के बराबर, इनमें से ऑप्शंस में देखना था किन ऑप्शंस में डिफरेंस 8 है।
अगर आप देखोगे बच्चे ऑप्शन नंबर थर्ड को एक बार देख लो, 54 में से 46 आप माइनस करो तो 14 माइनस 8, 14 माइनस 6 होता है 8, और फिर हो गया 4 माइनस 4। ओनली वन ऑप्शन जिसमें डिफरेंस 8 था वो था ऑप्शन नंबर थर्ड। एक सेकंड में ये वही बच्चा कर सकता था जिसको पता होता कि बैंडविड्थ हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस होता है वो R/L के बराबर है। और अगर आप बाकी सारे ऑप्शंस देखोगे, यहाँ 50 का डिफरेंस है, यहाँ 25 का डिफरेंस है, यहाँ कुछ और डिफरेंस है, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें आंसर ये है 8। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये आपको समझ आ गया तो इस पे फर्दर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद द बैंडविड्थ ऑफ सीरीज दिस रेजोनेंट सीरीज रेजोनेंट सर्किट, तो बैंडविड्थ दिया है आपको, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दिया है, क्वालिटी फैक्टर अगर आपका लेक्चर नंबर 1 में होगा तो इट इज ω0 डिवाइडेड बाय ω2 माइनस ω1, ये हो गया आपका क्वालिटी फैक्टर। तो आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है 5000 और आपका बैंडविड्थ दिया है द बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ मैंने पढ़ा दिया उधर, तो ये 50000 निकल गया, 5 10 तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 10 इज द क्वालिटी फैक्टर फॉर दिस क्वेश्चन। ये होता है बच्चे क्वालिटी फैक्टर के साथ सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिसमें हम पीक फ्रीक्वेंसी को हम बैंडविड्थ से डिवाइड करके जो है आपका कैलकुलेट करते हैं। सो दिस कंप्लीट्स अवर लेक्चर 2 फॉर दिस AC एंड कंप्लीट्स अवर EM एंड AC कंप्लीटली। आई एम लेफ्ट विद द लास्ट लेक्चर ऑफ योर्स, जो मेरा इस फिनिशिंग टच में आप क्लास 12th के रिगार्डिंग जो अब मेरा सेक्शन है वो मॉडर्न फिजिक्स है, एंड दैट विल बी माय नेक्स्ट एंड लास्ट हेडिंग। थैंक यू सो मच।